ओके, स्टार्ट करते हैं एथिक्स। और एथिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ईड, ईगो, सुपर ईगो, इन सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ लिया था। चलते हैं हम लोग समझते हैं कुछ नए टर्म्स, जैसे नॉर्म्स क्या होता है। नॉर्म्स सुना होगा ना कई बार कि ये इस कंपनी के नॉर्म्स हैं नॉर्म्स। तो नॉर्म्स को समझने के पहले हमें थोड़ा सा वैल्यूज को समझना होगा, कि जैसे वैल्यूज के बारे में हमने समझा कि भाई किसी भी इंसान के अंदर जो उसके एक्ट करने का तरीका होता है, कि जैसे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किसी को देख करके प्रणाम करता है, बड़े को देख करके आदर करता है, छोटों को सम्मान देता है, झूठ नहीं बोलता है, खुश रहता है, ईमानदार है, या हमेशा झूठ बोलता है। ऐसा नहीं कि वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव भी होते हैं वैल्यूज, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब इसी मैं वैल्यू में से एक वैल्यू उठाता हूं, पॉजिटिव वैल्यू, जिसको हम कहते हैं रिस्पेक्ट करना, है ना, रिस्पेक्ट। जैसे हम भारत में अगर बात करें, इंडिया में लोग बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। मैं दो इमेज दिखा रहा हूं, एक ये है, एक ये है। ठीक है, भारत में, इंडिया में हम बड़ों का पैर छू करके रिस्पेक्ट करते हैं या उन्हें प्रणाम करके रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, वेस्टर्न कंट्री में तो लोग एक दूसरे को हग करते हैं, हैंडशेक करते हैं। इस तरीके से वो रिस्पेक्ट करते हैं, करते तो भी रिस्पेक्ट ही है। तो हग करना या हैंडशेक करना, ये भी एक तरीके की क्या है, वैल्यूज है। पैर छूना, ये भी एक तरीके का वैल्यू है ना। दोनों ही मेथड से हम देख रहे हैं कि हमारी एक वैल्यू झलक रही है, कौन सी, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट हम दोनों ही जगह कर रहे हैं, बट ये रिस्पेक्ट करने का जो तरीका है, मेथड, वो अलग है। इसी मेथड को कहा जाता है नॉर्म्स। समझा। नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स इज ए स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, मैं लिख देता हूं। नॉर्म्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, यानी कि तुम किस जगह पर किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, वो तुम्हारा नॉर्म्स है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यही भारत में हम रिस्पेक्ट करते हैं पैर छू करके, प्रणाम करके, लेकिन वही वेस्ट कंट्री में लोग रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को हग करके, एक दूसरे को गले लगा करके, एक दूसरे को हैंडशेक करके, है ना। है दोनों ही रिस्पेक्ट, लेकिन मेथड अलग अलग है। तो हम कहेंगे कि भाई इनके जो नॉर्म्स हैं, इंडिया के नॉर्म्स अलग हैं और वेस्ट के नॉर्म्स अलग हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, तो नॉर्म्स क्या होता है, नॉर्म्स इज ए स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। जैसे हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। आपको यूपीएससी करनी है तो यूपीएससी के कुछ स्टैंडर्ड है। आप डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, जनरल में हो तो 32 ईयर से कम होनी चाहिए, एससी वगैरह में हो तो 36 ईयर होनी चाहिए या 35 ईयर होनी चाहिए, और उसके बाद एसटी में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जन्मजात देते रहो। तो उसके भी अपने क्या है, नॉर्म्स है। ठीक है, उसी तरीके से अलग एग्जाम के, जैसे सीडीएस में जाना है, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसमें जाना है तो उसका एज क्राइटेरिया है कि 25 साल तक ही तुम क्या दे सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। एनडीए का अपना एज क्राइटेरिया है कि 21 साल तक तुम एग्जाम दे सकते हो। तो ये क्या है, ये सारे के सारे एक ही क्या है, एग्जाम है, लेकिन इनके नॉर्म्स अलग है, मेथड अलग है। तो जब एक ही वैल्यूज के मेथड्स अलग अलग हो तो हम उसे नॉर्म्स कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ नॉर्म्स क्या होता है, तो बता सकती हो, नॉर्म्स इज ए स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर एक्सप्लेन करना रहेगा तो कैसे एक्सप्लेन कर देंगे, कि जैसे भाई प्रणाम करना हमारा बिहेवियर है इंडियन कल्चर में, गले लगाना बिहेवियर है वेस्टर्न कल्चर में। दोनों ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की, बस मेथड अलग है, यही उनका नॉर्म्स है, यही उनका स्टैंडर्ड है। खत्म, नॉर्म्स। इतना क्लियर हो गया। ओके, चलते हैं हम
कुछ और वर्ड की तरफ। एक होता है डिओन्टोलॉजी। दुनिया में ना ऐसा माना जाता है कि दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक डिओन्टोलॉजिस्ट होते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिओन्टोलॉजी, और एक होते हैं टीलियोलॉजी। टीलियोलॉजी, ठीक है, टीलियोलॉजी। डिओन्टोलॉजी को हिंदी में कहते हैं कि धर्मशास्त्र, ठीक है, धर्मशास्त्र। और टीलियोलॉजी को कहते हैं उद्देश्यवादी। उद्देश्यवादी या उद्देश्यवाद। उद्देश्य मतलब जो हमारा लक्ष्य होता है, लक्ष्य, अगर इसको और आसान करे तो लक्ष्य या हमारा टारगेट, ठीक है, टारगेट, इंग्लिश में टारगेट कहेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं भाई ये डिओन्टोलॉजी या डिओन्टोलॉजी को मानने वाले जो डिओन्टोलॉजिस्ट होते हैं, या टीलियोलॉजी को मानने वाले जो टीलियोलॉजिस्ट होते हैं, इसमें क्या फर्क होता है। तो मैंने बताया कि एथिक्स में कई स्कूल्स हैं, उसमें से कहा जाता है कि एक स्कूल ऐसा है जो डिओन्टोलॉजिस्ट को मानता है, डिओन्टोलॉजी को, और एक स्कूल ऐसा है जो टीलियोलॉजी को मानता है। जो डिओन्टोलॉजी वाले होते हैं ये लोग रूल्स और रेगुलेशन को एब्सोल्यूट मानते हैं। इसको एब्सोल्यूट मानते हैं, एब्सोल्यूट, इसको रूल्स एंड रेगुलेशन। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, जैसे हमने फंडामेंटल राइट में जब पढ़ रहे थे तो मैं बार बार ये वर्ड यूज करता था कि क्या हमारा फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है ना। तो जब मैं एब्सोल्यूट वर्ड यूज कर रहा हूं मतलब ये 100% है। अगर वो लोग कह रहे हैं कि डिओन्टोलॉजिस्ट वाले कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन को एब्सोल्यूट मानते हैं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन के बारे में ही जानते हैं, उसी को ही मानते हैं, उसके अलावा कोई भी काम नहीं करेंगे। समझ में आया? उसके अलावा कोई भी काम नहीं करेंगे। तो एब्सोल्यूट होने का मतलब यह है कि ये रूल्स और रेगुलेशन में कोई भी डेविएशन नहीं कर सकते हैं। नो डेविएशन, डेविएशन यानी चेंजेस, चेंजेस इन रूल्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। पहले मैं इनको समझाता हूं फिर टीलियोलॉजी के ऊपर आऊंगा, ठीक है, ओके। तो अगर हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के सोचे तो हमको ये क्या लग रहा है कि धर्मशास्त्र लिखा है, जितने भी रिलीजियस लोग होते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं पर भी हो, वो किसी न किसी खास तरीके की किताब को मानते हैं, है ना। जैसे अगर हम क्रिश्चियनिटी में बात करें, क्रिश्चियन में तो बाइबल हो गया, ठीक है। उसके बाद हिंदुइज्म में गीता हो गया, गीता पुराण, उसके बाद जो भी हमारे रामायण, महाभारत, ये सारी की सारी चीजें आ गई, तो मैं मेनली गीता ले रहा हूँ। इसी तरीके से मुस्लिम में कुरान हो गया, जो बहुत गहरे तौर पर धर्म को फॉलो करता होगा, और कहते हैं ना कि कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, है ऐसे तरीके के, वो इन्हीं किताबों के अकॉर्डिंग चलता है। अगर गीता में लिखा है कि भाई जो है नॉनवेज नहीं खाना है, तो वो इस बात को कोर मान के चलेंगे कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए मैं नॉनवेज कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा चलेगा लेकिन नॉनवेज कंज्यूम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये गीता में लिखी हुई है, और गीता किसी इंसान ने नहीं लिखी है, भगवान की वाणी है। तो भगवान की वाणी है तो मैं भगवान की वाणी को कैसे चेंज कर सकता हूं? मैं तो अदना सा इंसान हूं, है ना। ऐसे ही अगर कुरान में लिखा है कि भाई हमें सैक्रिफाइस करनी चाहिए, एनिमल्स की सैक्रिफाइस करनी चाहिए, वो लोग एनिमल्स की सैक्रिफाइस करेंगे। जो कट्टर वो रहेगा कहेगा कि कैसी भी सिचुएशन हो, मैं अगर हमारे कुरान में लिखा है कि एनिमल सैक्रिफाइस करनी है तो हम करेंगे, ठीक है, हम करेंगे। इतना समझ में आया? तो डिओन्टोलॉजिस्ट
जो डीओंटोलॉजिस्ट होते हैं वो किसको मानते हैं? रूल्स और रेगुलेशंस को, रूल्स और रेगुलेशंस को, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ओके, अब वहीं पर अगर हम बात करें कि टीलियोलॉजी के बारे में, ठीक है, टीलियोलॉजी के बारे में, ये ऐसे लोग होते हैं जिनका मेन फोकस होता है उनके टारगेट पर, कि किसी भी इंसान का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। हम अगर कोई यूपीएससी कर रहा है, क्यों कर रहा है? खुशी मिलेगी। हाँ, इवन हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हम जॉब कर रहे हैं, पैसा आएगा, पैसे से क्या होगा? खुशी मिलेगी। खाना खाएंगे, खुशी मिलेगा, घूमेंगे, खुशी मिलेगा। तो इंसान की जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? हैप्पीनेस, ब्लिस, है ना, हैप्पीनेस, ब्लिस। टीलियोलॉजी वाले कहते हैं कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये इंसानों के लिए बनाए गए हैं या इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं? अगर इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं या इंसानों के लिए बनाए गए हैं, तो इंसानों की हैप्पीनेस के लिए जरूरत पड़ने पर हम इस रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं। क्या डिओन्टोलॉजी वाले ऐसा मानते हैं? नहीं मानते हैं। डिओन्टोलॉजी वाले ऐसा नहीं मानते। टीलियोलॉजी वाले कहते हैं कि भाई इंसान की हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए जरूरत पड़ने पर हम रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज कर सकते हैं, यानी टू अचीव द टारगेट वी कैन चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डिओन्टोलॉजिस्ट के लिए टारगेट इज ग्रेटर देन रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। टारगेट क्या है? ग्रेटर है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जितने सेकुलर लोग होते होंगे, तुम देखते होगे कि भाई इसमें जो न तो किसी धर्म को पूरी कट्टरता से मानता हो, जो सारी धर्मों की क्या करता हो, ये सम्मान करता हो, उसमें से जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको ले लेता हो, खराब खराब चीजों को छोड़ देता हो। तो ऐसे लोग जो थिंकर्स होते हैं, जो पढ़े लिखे रहते हैं, समझते हैं कि भाई हाँ, अच्छा, जैसे जैसे इस्लाम में कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाई, कहा जाता है कि ये टीवी देखना गुनाह है, ठीक है, या मोबाइल फोन चलाना गुनाह है। तो टीलियोलॉजी वाले ऐसा नहीं सोचेंगे, कहेंगे कि अगर मुझे टीवी देखने से इंफॉर्मेशन मिल रही है तो मैं देख सकता हूँ। मोबाइल चलाने से अगर मुझे कुछ एक्सेस हो रहा है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकता हूँ, जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, तो मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वो अल्टीमेटली मेरे पर्पस के लिए यूज हो रहा है, मेरा टारगेट फुलफिल हो रहा है ना। हाँ, तो अब इसी चीज में डिओन्टोलॉजिस्ट और टीलियोलॉजिस्ट में एक डिबेट समझते हैं, कि जैसे हमने देखा कि यहां मैं लिख दूं डिओन्टोलॉजिस्ट, डिओन्टोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि भाई एनिमल सैक्रिफाइस करना चाहिए, एनिमल सैक्रिफाइस करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यार बुक में लिखी हुई है, ठीक है, बुक में लिखी हुई है। और टीलियोलॉजी कहते हैं, टीलियोलॉजिस्ट लॉजिस्ट कहते हैं कि चलो मैं मान लेता हूं कि एनिमल सैक्रिफाइस करनी चाहिए, ये भी मानते हैं एनिमल सैक्रिफाइस करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन पर जहां पर जैसे एग्रीकल्चर के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि अरब कंट्री अगर हम बात कर लें, या ऐसा एरिया जहां पर बहुत डेजर्ट वगैरह रहता हो, जहां पर हम खेती नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम एनिमल सेक्रीफाइस करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फूड चाहिए ही सर्वाइवल के लिए। और अगर एग्रीकल्चर नहीं है, खेती नहीं हो रही है, तो हम कोस्टल जो फूड होंगे या जो एनिमल्स होंगे उस पर डिपेंड करेंगे, वहां हम जानवरों को मार करके खा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा एरिया है जहां पर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर अवेलेबल है, हम खेती कर सकते हैं, तो क्या सिर्फ
अपने इंटरेस्ट के लिए या शेक ऑफ टेस्ट के लिए जानवरों को मारना सही है? जानवरों को मारना सही है? तो यहाँ पर फिर टेलियोलॉजिस्ट में डिबेट हो जाता है कि अच्छा, किस तरीके के जानवरों को मारना सही या गलत हो सकता है। कि जैसे जानवरों में हम देखते हैं कि मेल होता है, फीमेल होता है, ठीक है, मेल होता है, फीमेल होता है। पहले तो टेलियोलॉजिस्ट ने कहा कि चलो ठीक है, हम मार सकते हैं, ऐसे एरिया में जहां पर एग्रीकल्चर नहीं है वहां पर कर सकते हैं। लेकिन जहां पर एग्रीकल्चर नहीं है, क्या वहां पर भी मार सकते हैं? तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, हमें मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे खसी है, बकरा है ना, बकरा। अगर बकरे को नहीं काटा जाएगा तो देखते 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 बकरों की तादाद इतनी अधिक हो जाएगी कि हम जो खेती कर रहे होंगे, हो सकता है वो खेती सपाचट कर जाए, फिर हम क्या खाएंगे? तो खेती को बचाने के लिए हमें उनको खाना पड़ेगा, उन्हें मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये भी तर्क दिया जाता है कि हाँ ठीक है, मार सकते हैं। फिर कहा जाता है कि अच्छा, किस तरीके के और क्या हो सकता है और क्या अप्रोच हो सकती है। तो उनको पता है कि एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। फीमेल को हम नहीं मारेंगे क्योंकि हमें इनसे मिल जाता है दूध, मिल्क, ठीक है, मिल्क। और जो मेल है, मेल से हमें कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे मैं कह दूं, फीमेल से हमें इकोनॉमिकल प्रॉफिट होता है, लेकिन मेल से हमें कोई इकोनॉमिकल प्रॉफिट नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में हम मेल को मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर यहां कहा जाता है कि अच्छा, क्योंकि अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम मेल जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं कि वो रिप्रोड्यूस ही ना कर सके, है कि नहीं? हाँ, ना कर सके, रिप्रोडक्शन ही ना कर सके। तो जब अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मेल की जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ेगी। या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब रिप्रोडक्शन हो तो सिर्फ फीमेल एनिमल्स ही हो। तब क्या ऐसी सिचुएशन में जानवरों को मारना सही है? तब तो हमें ऐसी सिचुएशन में जानवरों को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। समझ में आया? तो ये अलग अलग तरीके के तर्क वितर्क दिए जाते हैं। तो कहा जाता है कि जो टीलियोलॉजिस्ट होते हैं, ये पूरी तरीके, ये सारा का सारा चीज क्या दिखा रहा है? यूटिलिटी। यानी अगर हमारे उपयोग के लिए, हमारे लिए कोई उपयोगी है, यूजफुल है, तो हम उसे मार सकते हैं। अगर यूजफुल नहीं है तो हम उसे नहीं मारेंगे, ठीक है। तो टीलियोलॉजिस्ट बिलीव इन यूटिलिटेरियम, यूटिलिटेरिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म होता है, यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म या यूटिलिटी भी बोलो, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यूटिलिटी, उपयोगिता, ठीक है, उपयोगिता। लेकिन डिओन्टोलॉजिस्ट में ऐसा नहीं है कि वो किसी उपयोगिता के लिए मार रहे हैं। वो इसलिए मार रहे हैं क्योंकि कहीं पर लिखा हुआ है, कहा गया है, ठीक है, कहीं पर लिखा गया है, कहा गया है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, क्या लगता है कि किसी भी इन डिओन्टोलॉजिस्ट और टीलियोलॉजिस्ट में से कौन सी विचारधारा इंसान के लिए बेहतर है? टीलियोलॉजिस्ट, है ना, टीलियोलॉजिस्ट। अब अगर कोई ऐसा कहे कि नहीं नहीं, हमारे जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो जो बात भगवान ने कह दी है, अल्लाह गॉड ने कह दी है, उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे ऊपर जो है पाप लगेगा, ये होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि डिओन्टोलॉजिस्ट जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हैं, तो ऐसे ही जो ईरान है, ईरान, ठीक है, ईरान, ईरान में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, तो वहां पर एक परंपरा थी कि वो ऐसा मानते थे कि जैसे कोई एक मेल है, ठीक है, एक मेल है, वो दो शादी कर सकता है, मतलब पॉलीगेमी कर सकता है, पॉलीगेमी कर सकता है। लेकिन जो फीमेल है,
ठीक है, फीमेल है, ये पॉलीगेमी नहीं कर सकती थी। और ये फीमेल का अगर किसी के दूसरे मेल के साथ अगर अफेयर्स हो जाता था, अफेयर्स, तो इस फीमेल को स्टोन से मार मार कर डेथ तक पहुंचा दिया जाता था। पहले गड्ढा खोदा जाता था, उसे उसमें आधा हाथ वगैरह बांध करके आधा डाल दिया जाता था, मिट्टी भर दी जाती थी और फिर उसे पत्थर मार मार के उसे खत्म कर दिया जाता था। इसी के बेस पर एक किताब और एक मूवी भी बनी, ये सोराया एम। इसमें कैसा रहता है कि ये जो महिला रहती है ये अपने पति के साथ रहती है, तो इसका पति इसको बहुत मारता पीटता रहता है और उसका पति किसी कम उम्र की लड़की के साथ शादी करना चाहता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल राजी नहीं रहती कि नहीं तुम जो है नहीं कर सकते ऐसा मेरे रहते हुए। तो उसका पति क्या करता है कि इसके ऊपर लांछन लगा देता है कि इसका किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर है। अब वहां कम्युनिटी में क्या है कि अगर किसी महिला का किसी और के साथ अफेयर है तो उसे ये सजा दी जाएगी। ऐसा ये डिओन्टोलॉजिस्ट मतलब वहां के लोग इस तरीके से सोचते थे कि महिलाओं को कोई भी ये क्या कहते हैं राइट्स नहीं है। इसके खुद के बच्चे, पता है, इसके खुद के बच्चे ये कहते थे, जो मेल होते थे मतलब लड़का है वो कहता था अगर ये अपने पति से झगड़ा करती थी तो इसका लड़का कहता था कि भाई तुम किसी मर्द से इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। समझ में आ रहा है? इसका खुद का बेटा जब ये बात कहता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, तो ये अपनी बेटियों को लेकर के वहां से जाने लगती है। तो उसके बाद काजी वगैरह जो रहते हैं सब लोग मिल करके एक गेम रचते हैं और इसको उसमें फंसाते हैं और यहाँ पर गड्ढा किया जाता है, उसको वहां पर आधा गाड़ करके इस तरीके से, और पहला पत्थर इसका पिता मारता है और जब उसका पिता मारता है तो पत्थर इसको लगता नहीं है। तो वहां पर खड़ी भीड़ में और महिलाएं कहती हैं कि हो सकता है कि ये अल्लाह का ये फरमान है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्योंकि वहां महिलाओं को बोलने की आजादी नहीं रहती है तो उन लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। और बाकी जो ये रहते हैं, उसका बेटा रहता है, पहले उसका पति आता है, वो मारता है, उसके सर पर चोट लगता है और फिर उसका बेटा मारता है और धीरे धीरे कर करके सारे लोग उसे पत्थर मार मार के उसको मार देते हैं। ये होता है डिओन्टोलॉजिस्ट के जो मान्यता रखने वाले रहते हैं कि अगर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई चेंज किया जाता है तो जान तक जा सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो ये हो गया डिओन्टोलॉजिस्ट और एक टीलोलॉजिस्ट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, अब चलते हैं हम लोग कुछ और वर्ड समझते हैं, जैसे कि सोशल। ठीक है, सोशल, अनसोशल, अनसोशल, एंटी सोशल। ठीक है, सोशल, अनसोशल, एंटी सोशल, और एक होता है असोशल। असोशल, ये 4 वर्ड के बारे में समझते हैं। ठीक है, 4 वर्ड के बारे में समझते हैं। चलो हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, देखो जैसे सोशल, सोशल का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान है, जैसे मैं ये बना रहा हूं, राधा है। ठीक है, अब राधा कोई बाधा कि इनको जाना है एक शादी में, मैरिज। ठीक है, और शादी में जाना है, ये सुनते ही अगर राधा के अंदर थोड़ी सी बेचैनी आ जाती है। किस तरीके की बेचैनी? शादी में जाऊंगी, लोग नहीं, लोग पूछेंगे क्या कर रही हो, मैं क्या जवाब दूंगी, कुछ नहीं कर रही हूँ, लोग फिर मुंह बनाएंगे तरह तरह से, एक काम करती हूँ मैं नहीं जाती हूँ। तो जब कभी इंसान के अंदर ये भावना आने लगे कि वो समाज से कटने लगे, हालांकि मैं आगे चल के बताऊंगा कि सोसाइटी क्या होती है,
किन किन चीजों से मिलकर के बनती है, तो उसमें हम डीप से समझेंगे। बट यहाँ हमें टर्मिनोलॉजी समझना है, क्योंकि बार बार यूज होगा दिस पर्सन इज सोशल है, अनसोशल है, एंटी सोशल है या असोशल है, ये सारे चीज यूज होंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में राधा क्या कर रही है कि वो समाज से कटने की कोशिश कर रही है। कि उसको हम ये वाला बात करेंगे अभी, अनसोशल वाले, कि भाई वो समाज में जाना नहीं चाह रही है, चीज लोगों से मिलना नहीं चाह रही है। या कोई अगर घर पर गेस्ट आ गए, या बुआ दादी बुआ के कोई यहाँ से आ गए, या मामा के यहाँ से आ गए, तो कोई ये पूछ रहा है, तो हो सकता है कि राधा अपने कमरे में बैठी हो, वो नीचे ही ना आए, है ना, कि लोग सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे मान लो कि तुम यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, अब घर पे 4 लोग आ गए हैं, तो तुम्हें थोड़ी सी अजीब सी लगेगी कि ये लोग क्या पूछ रहे हैं, इतने साल से तैयारी कर रहे हो, क्या हो रहा है, कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो जब ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होने लगता है, तो इंसान धीरे 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 वो लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है। फ्रेंड सर्कल में अगर वो देखता है कि भाई लोग कमा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, या मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो लोग अपनी सैलरी के बारे में बता रहे हैं, मैं तो कुछ बता ही नहीं पा रही हूँ, तो धीरे 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 वो क्या करेगा कि सोसाइटी से अपना जो कनेक्शन है वो कम करने लगेगा। यानी वो इजीली इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तुम राधा को बुलाओगे कि अच्छा बेटा यहाँ आओ आओ, हम नहीं मारेंगे तुमको, कुछ नहीं पूछेंगे, तो नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, आएगी, बट उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, है ना। अगर उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तो हम कहेंगे कि अगर वो इजीली क्या हो नहीं हो पा रही है, इजीली इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है सोसाइटी में, नॉट इन्वॉल्व इजीली, तब ऐसे इंसान को हम कहते हैं कि वो क्या है, अनसोशल है, अनसोशल। ठीक है, अनसोशल। अभी मैंने एक ही बताया, अनसोशल। अभी मैंने सोशल बताया ही नहीं, मैंने अभी अनसोशल बताया, अनसोशल है। ठीक है, ये क्या है, अनसोशल है। लेकिन वहीं पर एक इंसान है, रॉबिन है। ठीक है, रॉबिन है। अब रॉबिन देखता है कि भैया कोई आ रहा है, जो है दोस्त के पापा आ गए। पापा पूछे क्या करते हो, बोला यूपीएससी करते हैं। बोला निकल नहीं रहा है। बोला तुम्हारे बेटे कौन सा निकल गया है? मतलब ये यहाँ डरने वरने वाला नहीं है, एकदम उसको पता है कि कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं। मान लो कि रॉबिन किसी सड़क से जा रहा है, और सड़क पे देखा कि अचानक से किसी की बारात जा रही है। इसका मन क्या, बहुत दिन से नाचे नहीं, नाच लेते हैं, नाच लिया। रॉबिन को पता चला कि गांव में जो है चाचा के जो लड़के हैं उनकी शादी पड़ गई है। तुरंत बोरिया बिस्तरा बांधा शादी में चला गया, वहां 10 लोगों से मिला, बातचीत किया, खाना खाया, खाना खिलाया, सबसे मिलजुल के बात किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ऐसे इंसान को हम कहते हैं सोशल है। गांव में जब शादियां होती हैं तो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। गांव में सोशलाइजेशन बहुत अधिक होती है एज कंपेयर टू अर्बन या सिटीज में, है कि नहीं। तो कोई इंसान अगर सोसाइटी में अधिक घुल मिल रहा है, लोगों से बात कर रहा है बिना डरे बिना हिचके, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो क्या है, सोशल है। ठीक है, सोशल है। सोशल का मतलब ये नहीं कि ट्विटर पर है कि नहीं है, फेसबुक पर है कि नहीं है, लोगों से मिलना जुलना। हालांकि आजकल के टाइम पीरियड में जितने लोग रियल इंसानों से नहीं मिलते हैं, उससे कहीं ज्यादा उनके दोस्त, वो एक ऐसी दुनिया में है जहां पर वो एक दूसरे को कभी जान नहीं पाते हैं या कभी मिल नहीं सकते हैं, है कि नहीं। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, तो एक चीज क्या हुआ, सोशल, जहां पर इंसान इजीली क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर। और एक दूसरा हो गया अनसोशल, जहां पर हमें थोड़ा सा हिचक होता है, हम मिल नहीं पाते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम्हें किसी शादी में ले जाया गया, और वहां पर तुम देख रहे हो कि सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो है कोई राजनीति बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि खाना सही नहीं है, कोई कह रहा है कि दूल्हा गड़बड़ है। तुमको मन कर रहा है यार एक किताब उताब मिल जाता, मैं किताब लेके पढ़ लेती, और कितना अच्छा रहता, मतलब मजा नहीं आ रहा है इसमें। तो तुम्हारा नेचर क्या कहलाएगा, सोशल या अनसोशल? अनसोशल। ठीक है, अनसोशल। इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा है तुमको
सोसाइटी के लोगों से मिलने की, या हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जिस लेवल की बात कर रही हूँ उस लेवल की बात कोई सोच नहीं पा रहा है, उस लेवल की बात कोई कर नहीं पा रहा है? तो ऐसी सिचुएशन में हम सोसाइटी से कट जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनसोशल। लेकिन ऐसा इंसान सोचो, ऐसा इंसान जो लोगों को एक साथ देखना ही नहीं चाहता हो, वो सोचता है कि लोग एक साथ हैं, उड़ा दो इनको, मार दो, मर जाए। तो आतंकवादी क्या करते हैं? बम ब्लास्ट कर देते हैं, ट्रेन उड़ा देते हैं, बसें जला देते हैं। अभी कहाँ, जो कि यहाँ पे अपना टर्की में बम ब्लास्ट हुआ है, इस्तांबुल में, है ना? तो जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी को डिस्टर्ब करके रखते हैं, सोसाइटी को क्या करके रखते हैं? डिस्टर्ब करके, उन्हें हम कहते हैं एंटी सोशल। एंटी सोशल। अच्छा, क्या एंटी सोशल सिर्फ यही होंगे जो सोसाइटी को इसी तरीके से डिस्टर्ब करते हो? पहले मैं लिख देता हूं कि जैसे टेररिस्ट, ठीक है, टेररिस्ट। उसके बाद अच्छा सोचो, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर सोच रहा है यार 1 महीना हो गया है क्लिनिक पर कोई आया नहीं है, भगवान कोई ऐसा वायरस पैदा कर दो लोग मरने लगे, मेरी कमाई हो जाए थोड़ी सी, है? बताओ ये डॉक्टर का नेचर क्या होगा? सोशल होगा, अनसोशल होगा, या एंटी सोशल होगा? एंटी सोशल होगा, ठीक है, एंटी सोशल। अच्छा, कोई बच्चा है, वो देखा उसने कि जब तक कोरोना चल रहा था घर में बैठा था, बहुत मजा आया, स्कूल वगैरह जाना नहीं पड़ा, ऑनलाइन मैंने परीक्षा दी, पास हो गया। लेकिन अब कोरोना खत्म होने वाला है और मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, फिर मार पड़ेगी, कॉपी चेक कराना होगा, एग्जाम ऑफलाइन होगा, फेल हो जाऊंगा। हे भगवान, कुछ ऐसा करो कोरोना खत्म ही ना हो। बच्चा का नेचर क्या है? सोशल है, अनसोशल है, या एंटी सोशल है? एंटी सोशल है, ठीक है। तो जब भी कभी कोई इंसान सोसाइटी को, लोगों को तंग करने के लिए सोचता हो या ऐसे एक्ट करता हो, उन्हें हार्म करता हो, उसके नेचर को हम कहते हैं एंटी सोशल। एंटी सोशल। अच्छा देखो, ये जो सोशल, अनसोशल और एंटी सोशल, ये एक इंसान समझ कर, जानबूझ कर बनता है, यानी वो जब जानता हो कि अच्छा समाज है क्या, है ना? जब हम जानते हो ये बुआ है, ये दादी है, ये मामा का लड़का है, ताऊ का लड़का है, ये मेरे दोस्त हैं, दोस्त के पापा हैं। जब हम समाज को जानते हो तब हमारा ऐसा नेचर हो सकता है कि हम सोशल हो, अनसोशल हो, एंटी सोशल हो। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जिसे पता ही ना हो समाज क्या है, जिसे पता ही ना हो समाज क्या है, उसके नेचर को हम क्या कहेंगे? उसके नेचर को हम कहते हैं असोशल। और उसमें आते हैं बच्चे। बच्चे को कुछ लेना देना नहीं है, कौन कहाँ मर रहा है, कौन किधर गिर पड़ रहा है, उसको एक ही मतलब है, माँ आएगी, दूध देगी, खाऊंगा पीऊंगा, मस्त रहूंगा। माँ कुछ दिखा रही है, इधर चक्कर पकड़ देख लिया, बढ़िया है। माँ ले कर रही है, हंस लिया, दिक्कत है, कोई बात नहीं। उसको बस एक ही चीज पता है, यही माँ है। और वो माँ कैसे पता चली कि भाई वही उसको खाना देती है, बाकी और कोई पूछता उछता नहीं है। वही गोदी में लेके घुमाती है, वही सब कुछ करती है, इसलिए उसको पता है। ये जो अभी उसको ये भी नहीं मालूम है कि माँ है ये, बट एक बोलते हैं ना कि कनेक्शन जुड़ चुका है, क्योंकि उसी के साथ रहा है, सोया है, उठा है, दूध पिया है, खेला है, कूदा है। तो एक बच्चा जब तक जानने लायक नहीं होता, 5 साल, 4 साल, 3 साल का नहीं होता, कि जब तक वो समझ सके कि पापा है, पापा पापा आप ही हो, है, चाचा है, चाचा आप ही हो, है, तब तक वो क्या होता है? वो होता है असोशल। असोशल, ठीक है। देख रहे हो गोलू मोलू का, एकदम क्लियर हुआ। तो अगर कभी पूछेगा कि बताओ सोशल, अनसोशल और एंटी सोशल में क्या फर्क होता है, तो बता सकती हूँ? बताओ, बच्चों का नेचर क्या होता है? सोशल, अनसोशल, एंटी सोशल या असोशल? लेकिन ये तुमने कैसे बताया? क्या वो बच्चा अभी न्यू बॉर्न है वो है, या कोई स्कूल में जा रहा है वो है? न्यू बॉर्न में भी, हाँ, जिसको अभी समझ नहीं है कि समाज होता क्या है, ठीक है।
क्योंकि समाज बनता है परिवार से, आस पड़ोसी से, जो सड़क है, सड़क पर चलने वाले लोगों से, मोहल्ले से, गली से, हर चीजों को मिलाकर बनता है समाज। हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे। और इस चीज की जानकारी इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं है। इसे सिर्फ खाने पीने से मतलब है, बढ़िया एकदम चिल करने से मतलब है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने नॉर्म्स 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 देख लिया, डिओन्टोलॉजिस्ट, टीलियोलॉजिस्ट, सोशल, अनसोशल, एंटी सोशल और असोशल। तो कभी ये कंफ्यूज मत होना कि ये एंटी सोशल और असोशल एक ही हो गया। ठीक है, हाँ। और अनसोशल का मतलब ये नहीं कि हाँ जो कोई बुरा काम करता है वो अनसोशल है, नहीं। जो घुल मिल नहीं पाता है वो अनसोशल नेचर का है, जो भूल जाता है सोशल है। जो बुरा करता है समाज के लिए वो एंटी सोशल है, और जिसको पता ही नहीं है समाज क्या है तो वो असोशल है। क्लियर? चलो तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।